हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को पार्ट थर्ड का ये क्लास है और पार्ट थर्ड में मुझे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ाना है। मेरा जो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है, अलॉटेड कोर्स है, उसके हिसाब से मुझे बिहेवियरिज्म पढ़ाना है। बिहेवियरिज्म स्कूल्स में थर्ड स्टेप पर आता है। तो पहला स्ट्रक्चरलिज्म, जो बेसिक एंशिएंट साइकोलॉजी है, उसकी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आफ्टर 20 ईयर्स आए साइकोलॉजी में, वो थे फंक्शनलिज्म के द्वारा। और लगभग उसके 5 साल के अंदर ही जो नेक्स्ट चेंज आया, वो नेक्स्ट एक स्कूल खड़ा हुआ। तो 1903 में जिसकी शुरुआत हुई, 1903 में, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स एंड स्कॉलर्स, तो बिहेवियरिज्म आया। यानी जो मुझे पढ़ाना है वो थर्ड स्कूल में तीसरे स्तर पर आता है, स्कूल्स में तीसरे स्तर पर आता है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को सिलेबस तक ही समझाऊंगी कि मुझे पढ़ाना क्या है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ये करना शुरू कर रही हैं कि पूछना शुरू कर दे रही हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा अदर टीचर्स से, तो ये अच्छा नहीं है। तो बिहेवियरिज्म मुझे पढ़ाना है आपको, मैं इसको आपको समझाऊंगी। और बिहेवियरिज्म के संस्थापक वाटसन, जेबी वाटसन, जॉन बुगार्ड्स वाटसन हुए। और 1903 से ये क्लास में 1878 में इनका बर्थ का डेट है। और 1903 से ही बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को इस तरह के क्लासेस की आदत है नहीं। लेकिन अब हम लोग इसको अपने हैबिट में लेंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, और हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म पढ़ाना है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हमको पढ़ाना है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्डर पीपल, एजिंग पीपल। यानी बूढ़े लोगों को क्या समस्याएं आती हैं आफ्टर जो उनका 60 ईयर्स के बाद। तो इस पे हमको डिस्कशन करना है। तो यही 2 चीज़ें मेरे प्रिस्क्राइब में है। फिर अगर कोई और चीज़ मुझे प्रिस्क्राइब की जाती है तो मैं उसको अलॉट की जाती है तो मैं उसको भी पढ़ाऊँगी। तो बिहेवियरिज्म हिस्ट्री के संबंध में आज पहला क्लास है। तो मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री 2 क्वेश्चंस आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। पहला ये कि हिस्ट्री बनती कैसे है, और दूसरा ये कि हिस्ट्री कितने तरह की होती है। तो पहले दूसरे क्वेश्चन पर हम फोकस करें। हिस्ट्री 2 तरह की होती है। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इसको देखेंगे। एक साइंटिफिक और दूसरी नॉन साइंटिफिक। हम लोग शुरुआत से आदिकाल से जो चले आ रहे थे उसमें नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री की बात होती थी। लीजेंड्स, कहानियां, हीरो वर्शिप, ये सारी चीज़ें नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री में आती हैं, जिसमें डेट्स का और डेट्स कैसे उनके सीक्वेंसेस नहीं होते, स्टेप वाइज नहीं होता है। नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो स्टेप वाइज नहीं होता है। और यही एक बेसिक डिफरेंस है कि साइंटिफिक हिस्ट्री जो है वो स्टेप वाइज होती है। उसमें आप एजेस के हिसाब से, इस एज में इतना साल, इस साल में, इस सेंचुरी में ये चीज़ें, ये घटनाएं घटी, तो ये साइंटिफिक हिस्ट्री है। नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री में ये पालन नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमारे जो साइकोलॉजी में हिस्ट्री है, या जिस भी साइंस में हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी साइंस में जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका जो इतिहास हम पढ़ते हैं, तो वो साइंटिफिक हिस्ट्री पर बेस्ड होता है। यानी इसमें किसी भी घटना को हम साल के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। इसको स्टेप वाइज ही हमको चलना होगा। तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री जो है, हम लोग जो इट्स अ लॉन्ग पास्ट बट अ लिटिल हिस्ट्री कहा जाता है इसका। तो बहुत बहुत लंबा इसका इतिहास है साइकोलॉजी का। और इसके इतिहास बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा इसके लंबे। इसमें इस लाइन को मैं थोड़ा भूल रही हूँ, आपको मैं फिर से अक्सर कंफ्यूज कर जाती हूँ इसमें। तो हिस्ट्री में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे किसी भी विषय का विकास हुआ, कैसे विकसित हुआ, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। क्लियर है?
अब हम लोग नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री पे थोड़ा सा देख लें। देखिए, नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री भी उतनी ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे उस समय विशेष में जब की बातें कही जा रही हैं उसके अंदर कि क्या वेशभूषा थी, क्या खान पान था, लोग रहते कैसे थे, कौन किस एरिया में था, कहाँ किस भूमंडल की बात है तो ये सारी चीज़ें नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री में, बल्कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन साइंटिफिक हिस्ट्री के माध्यम से हमको पता चलती हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है हमको अपनी साइंटिफिक हिस्ट्री को और भी अच्छे से समझने के लिए। तो हम जब साइकोलॉजी की हिस्ट्री में आते हैं तो साइकोलॉजी की स्थापना विल्हेम वुंट ने 1879 में किया और इसीलिए वो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहलाए। उससे पहले साइकोलॉजिकल जितने भी साइकोलॉजी से संबंधित विषय थे वो बहुत बड़े पैमाने पर फैले हुए थे, इधर उधर इधर उधर जिसको कहते हैं वो फैला हुआ था, लेकिन ना कोई अपने को साइकोलॉजिस्ट कहने वाला था और ना ही साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच के रूप में कहीं भी स्थापित थी। 1879 में मनोविज्ञान से संबंधित जो विषय उनको लगे कि ये हमारे फायदे के हैं या हमारे लिए यूज़फुल हैं, उन सबों को समेटा लिप्जिग विश्वविद्यालय में। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत बार आपने सुना होगा। लिप्जिग विश्वविद्यालय में इसके लिए घर बनाया, ऐसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, इसीलिए वो फादर एक घर बनाया। उसके खाने का विषय यानी किसी भी विषय के खाने पीने की चीज़ क्या होगी, जो उसमें स्टडी मटेरियल्स हैं, तो स्टडी मटेरियल्स को जुटाया और उस पर किस तरह से अध्ययन किया जाएगा उस विधि को रखा और किन किन विधियों का उसमें पालन किया जाएगा इसको भी रखा और उसको एक घर लिप्जिग विश्वविद्यालय में दिया, जर्मनी में। वेरी सिंपल। इसके जो विषय थे वो फिजिक्स में भी थे, इसके जो विषय थे वो फिजियोलॉजी में भी थे और बहुत फैले हुए थे। बहुत सारे विषयों से इन्होंने अपने काम की चीज़ों को निकाल करके साइकोलॉजी को फिलॉसफी से इंडिपेंडेंट किया और उसके बाद से उसका की स्थापना की गई। इसीलिए जन्म का जो साल है मनोविज्ञान के फिलॉसफी से अलग होके वो 1879 माना जाता है। विल्हेम वुंट और उनके शिक्षक, उनके छात्रों की एक बड़ी संख्या है जो जिसने मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और बहुत आगे तक ले गए। उनके एक बड़े ही प्रिय स्टूडेंट हुए और बहुत ही कट्टर उन्टवादी स्टूडेंट हुए और वो थे टिचनर। तो ये इतिहास का थोड़ा सा हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बताया। और उसके बाद से 1895 में जेम्स आए और जेम्स ने साइकोलॉजी में अपने कुछ आर्टिकल्स के द्वारा थोड़ा सा मतभेद बेसिक उन्शियन साइकोलॉजी से किया, थोड़ा मतभेद किया और इस मतभेद का कारण ये हुआ कि एक दूसरा ब्रांच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज करके बाहर आया जिसकी उम्र 1895 से स्टार्ट मानी जाती है। कहीं कहीं इसमें कुछ विरोध भी है, 1-2 साल का आगे पीछे भी देखा जाता है, लेकिन उसको फंक्शनलिज्म संक्रियावाद कहा गया और टिचनर ने ही जेम्स के विचारों को संक्रिया फंक्शनलिज्म कहा और उन्टवादी विचारों को स्ट्रक्चरलिज्म कहा, यानी संरचनावाद। पहला स्कूल जो उन्ट और उनके अनुयायियों का था और दूसरा जो जेम्स के विचारों से पैदा हुआ उसको उन्होंने फंक्शनलिज्म कहा। जेम्स ने इसका नामकरण नहीं किया था, ये नामकरण खुद उनके अनुयायी टिचनर ने ही किया था और उन्होंने इसको फंक्शनलिज्म कहा। कुछ दिनों तक 5-7-8 साल तक उन्ट की साइकोलॉजी यानी स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद और उसके साथ साथ फंक्शनलिज्म के बीच थोड़ी आनाकानी और तानातानी चलती रही। बहुत सारे विषयों पर इन दोनों का मतभेद होता रहा और उन्ट के साइकोलॉजी जो 20 वर्षों तक अछूती थी और एक क्षेत्र उनका जो वर्चस्व था वो थोड़ा थोड़ा उसकी नींव हिलने लगी थी। लेकिन उसके बाद 1903 में वाटसन
जॉन बुगाडिस वॉटसन आए, जिन्होंने व्यवहार को ही सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं का व्यवहार से बिहेवियर को ही मनोविज्ञान का विषय माना, और उन्होंने पूरी मनोविज्ञान की परिभाषा जो उन्टोवादियों ने दी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इसको हटा के साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर बना दिया जॉन बुगाडिस वॉटसन ने। मैं आज अपनी बात और इसी बिहेवियरिज्म पर मेरा पूरा क्लास बेस्ड होगा, कंट्रीब्यूशंस ऑफ वॉटसन और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है जो वॉटसन ने दिया, क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने, मार्क्स एंड हेलिक्स ने किस तरह से बिहेवियरिज्म को जो एक पैमाना उन्होंने तैयार किया, मार्क्स एंड हेलिक्स ने 6 पॉइंट पैरामीटर कहते हैं उसको, तो 6 पॉइंट पैरामीटर पर वाटसोनियन बिहेवियरिज्म किस तरह से काम करता है, इन सबों पे हम लोग नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। और आज गुड बाय, इतना ही।